ओके। हाय गाइस। आ जाओ आ जाओ। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आई होप आप सारे के सारे लोग बहुत बढ़िया हैं। हमारी इस जय हो कम विजयी भव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको एक डिटेल्ड रिवीजन करा रहा था। मैं ऑलरेडी आपको बोनस इशू का रिवीजन प्लस क्वेश्चन करा चुका हूं और आखिरी क्लास के अंदर हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का काम किया था। ये सारे नोट्स हमने किए थे। आज ही क्लास के अंदर हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सीए इंटर से उठ के आया है जो टॉपिक, इसको करके खत्म करके हम इस चैप्टर को भी क्लोज कर देंगे और अगली क्लास से हम लोग इक्विटी शेयर्स, इशू, फोर फीचर और रीइशू के चैप्टर्स को करेंगे। सारे लोग आ गए भाई? बढ़िया, टनाटन। करें चालू? यस सर, करिए जी साहब, चालू करते हैं। आइए जी, ध्यान से देखिए। ये सीए इंटर का सारा मटेरियल था। मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको आज बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल कराऊंगा। चलिए दोस्तों, बातचीत चालू करते हैं। कहता है द फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ बम बम लिमिटेड। जय भोले। बम बम लिमिटेड ऑथराइज शेयर कैपिटल में 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं और 10,000 प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपए वाले। ठीक है जी। इशूड के अंदर 30,000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए वाले और 5,000 प्रेफरेंस शेयर हैं, और ये हो गया आपका 5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम है, जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिबेंचर्स दे रखे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इन एनुअल जर्नल मीटिंग हेल्ड ऑन 20 जून 2015। देखिए, इंटरमीडिएट का सवाल है, 10 नंबर का आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है। द कंपनी पास्ड द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस। क्या बोला जी? ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। अभी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला पॉइंट नहीं करेंगे, यहां पर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला पॉइंट नहीं करेंगे, केवल प्रेफरेंस शेयर और बोनस इशू तक अपनी बात को सीमित रखेंगे। ठीक है जी। चलिए सर, बातचीत करना चालू करते हैं। तो उसने पहला पॉइंट कहा कि टू स्प्लिट इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इनटू 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। क्या मैं बोलूं, वो ये कहना चाहता है कि अभी आपके पास में 30,000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए वाले, 3 लाख के, राइट। अब हम एक शेयर 10 रुपए वाले के बदले 5 शेयर आपको देंगे। तो क्या मैं कहूं 10 रुपए के एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिल जाएंगे 2-2 रुपए वाले। तो इसका मतलब ये 30,000 खत्म हो जाएंगे और 30,000 के बदले आपको टोटल 1.5 लाख शेयर मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, बताइए। तो क्या मैं कह सकता हूं पहली एंट्री होनी चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 2 रुपए वाला शेयर आ जाएगा 3 लाख, और अब जो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो 1,50,000 बन जाएंगे। बोलो, इतनी बात सबको क्लियर होती है पहले पॉइंट वाली? जी सर, पहला पॉइंट सबको क्लियर है मेरे दोस्त। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर खत्म करेंगे आज। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहता है सर हम लोग ना प्रेफरेंस शेयर को, मैंने आपको एक चीज कही थी, एंट्री के ऑर्डर पर मत जाना, नंबर ऑफ एंट्रीज देखना। ठीक है सर, बिल्कुल देखते हैं। क्या मैं कहूं, उसने कहा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मैं 5% प्रीमियम पर रिडीम कर रहा हूं। तो इसका मतलब जो मेरे 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हैं, क्या मैं बोलूं मैं उनको 25,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। तो मैं ये वाली एंट्री कर सकता हूं कि नहीं? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री नंबर 1 है, ये एंट्री नंबर 2 है।
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 5,25,000 और 5,25,000। बोलो इसमें किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है क्या? नहीं। तो क्या मैं कहूं, अब जब मैंने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का फैसला ले लिया है तो अब मुझे पूरा का पूरा सेक्शन 55 को फॉलो करना पड़ेगा, वही सीआरआर बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा। तो आइए चेक करते हैं। क्या मैं बोलूं सीआरआर होता है नॉमिनल वैल्यू माइनस फ्रेश इशू। मुझे पता चल गया कि 3 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू मेरी रिडीम हो रही है। चेक करते हैं क्या मैंने कोई फ्रेश इशू करा है। नहीं जी, हमने कोई भी फ्रेश इशू नहीं करा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला पॉइंट हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर अभी प्रेफरेंस शेयर पर फोकस है। ठीक है जी। तो क्या मैं कहूं, इसका मतलब जो मेरा CRR बनेगा वो पूरा बनेगा 3 लाख नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम माइनस फ्रेश इशू 0। तो 3 लाख का मेरा CRR बनना चाहिए। और CRR बनाने के लिए मेरे पास में जर्नल रिजर्व पूरी मात्रा में है। तो क्या मैं बोलूं, मैं एंट्री कर सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, अब देखो ध्यान से, यहां इन्होंने 5 लाख का CRR बना रखा है। ठीक है, 5 लाख का CRR बना हुआ है। तो हमने यहां पर कितना लिख दिया, अरे 5 लाख ही तो है, सॉरी, तो 3 लाख थोड़ी, टोटल 5 लाख है ना। तो यहां पर 5 लाख आएगा कि नहीं आएगा? 5 लाख, क्योंकि मैंने सोचा 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर है दोस्त। तो 5 लाख माइनस 0, टोटल 5 लाख रुपए का आपको बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? हाँ, बनाना पड़ेगा ना। हाँ, तो 5 लाख का बनाना पड़ेगा। तो आपने एंट्री कर दी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 5 लाख 5 लाख। अब वो कहता है पैसे का जुगाड़ करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया 5.55 में। क्या मैं बोलूं, आपके इन्वेस्टमेंट हैं कितने के बुक्स में? 490 के। 490 वाले इन्वेस्टमेंट आपने 5,55,000 के बेच दिए मेरे दोस्त। तो 490 वाले 5.55 में बेचे तो बोलो 65,000 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। हाँ, तो क्या मैं बोलूं, सीधे सीधे एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 5,55,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 490 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 65,000। बोलो यहां पर कोई परेशानी, कोई चिंता? डन है, क्लियर है सबको सब कुछ? हाँ। क्या मैं बोलूं, इसके अलावा लास्ट पॉइंट इधर देखते रहिएगा। अब मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करूंगा। तो क्या मैं कहूं, एंट्री करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरे के बाद तीसरी एंट्री आपने CRR बनाई, चौथी एंट्री आपने ये बेची और पांचवी एंट्री हो गई आपकी पेमेंट करने की। क्या मैं बोलूं, स्टिल अभी एक एंट्री और बची है। कौन सी एंट्री बची है, जल्दी बोलिए। क्या मैं ये कह सकता हूं प्रीमियम को सेट ऑफ करने की एंट्री बची है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो 25,000 है, इसे सेट ऑफ करने की एंट्री बची है कि नहीं बची? तो क्या मैं बोलूं, एंट्री होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। चेक करते हैं। क्या मैं कहूं, इन्होंने गलत करी हुई है। यहां पर एंट्री होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 25,000 25,000। बोलिए मेरी टोटल 6 एंट्री पूरी हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी बताएंगे। लेकिन अभी तो मेरी केवल यह एंट्री पूरी हुई है।
अरे बोनस भी तो बचा है कि नहीं बचा? जी सर बोनस भी बचा है। क्या मैं बोलूं, सुनते रहना, मेरे पास टोटल 1,50,000 शेयर्स हैं, मुझे बोनस देना है 1 फॉर एवरी 3, तो इसका मतलब मैं 50,000 शेयर्स का बोनस दूंगा कि नहीं दूंगा? बोलो, मैं 50,000 शेयर्स का बोनस दूंगा कि नहीं? हाँ, अगर मैं 50,000 शेयर्स का बोनस दूंगा तो क्या मैं कहूं 2 रुपए के हिसाब से 1,00,000 का मुझे बोनस देना पड़ेगा, और इस बोनस के लिए, हाँ, इस बोनस के लिए हमें CRR का यूज करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि मेरे पास तो CRR 5,00,000 का है। तो क्या मैं बोलूं अगली एंट्री मुझे करनी चाहिए कहीं ना कहीं, ये देखिए CRR अकाउंट डेबिट, इधर देखेंगे ध्यान से, CRR अकाउंट डेबिट, ये 1,00,000 होगा भाई, CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 1,00,000 1,00,000। क्योंकि यहां पर ये सर 1,10 क्यों दे रखा है? यहां पर इफेक्ट जो दे रखा है वो डिबेंचर का भी दे रखा है, क्योंकि डिबेंचर यहां पर कन्वर्ट हो रहे हैं ना इक्विटी शेयर्स में। ये देखो ना ध्यान से, डिबेंचर आपके कन्वर्ट हो रहे हैं ना इक्विटी शेयर्स में यहां, तो हम उसको नहीं ले रहे। 1,00,000 1,00,000 आना चाहिए कि नहीं? CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू, और एंड में बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहां होना चाहिए बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 1,00,000। सर हमें ना कोई ऐसा सवाल कराओ जहां पर ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ना हो। अभी हमें ना केवल और केवल बोनस वाला, हाँ बोनस वाला कराओ, और बोनस वाले को साथ साथ आप हमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कराओ। अभी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमने नहीं करा, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मत कराओ, कंफ्यूजन हो जाती है। आओ चलिए ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। यह सब सीए इंटर का है, ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। ये देखिए ध्यान से देखते हैं। क्या मैं कहूं, बिल्कुल यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहीं नहीं है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहीं नहीं है। आइए जी बातचीत चालू करते हैं। ट्रिनिटी लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है आपको, और ट्रिनिटी लिमिटेड की बैलेंस शीट में पूरी की पूरी बैलेंस शीट के अंदर 1,00,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर हैं और 1,00,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स हैं। और ये जो आपको बैलेंस शीट दे रखी है ये 31/3/2014 की दे रखी है। ठीक है जी, जर्नल रिजर्व भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है। 31/3/2015 को कंपनी ने 35,000 का प्रॉफिट भी कमाया है। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। द प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज पेड। क्या मैं बोलूं मेरा टोटल प्रेफरेंस शेयर 1,00,000 के हैं और 10% का प्रेफरेंस शेयर है, तो 10,000 रुपए का डिविडेंड हो गया कि नहीं हो गया? भाई मेरे प्रेफरेंस शेयर 1,00,000 के हैं और उनके ऊपर जो अपना डिविडेंड का रेट है वो 10% है, तो मेरा 10,000 रुपए का डिविडेंड बन गया। तो सिंपली मैंने पैसे दे दिए होंगे उनको, हाँ जी, अपना जो अपने जो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है वो अपन डिविडेंड दे देंगे, नॉर्मल सी बात है जी। तो मैं एंट्री कर सकता हूं बहुत आराम से, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 10,000। आगे चलते हैं। एसेट और बैंक बैलेंस के अलावा सारी चीजें वैसी हैं। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर 10% के प्रीमियम पर रिडीम करे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं 1,00,000 वालों को हमने 1,10,000 दिए हैं, तो क्या मैं बोलूं एंट्री कर सकता हूं मैं यहां पर। इनके देख रहा हूं, इनका ICI का खुद का ऑर्डर खराब है, आपको ऐसे नहीं करना। पहली एंट्री कर सकता हूं कि नहीं, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000, 1,10,000। बोलिए कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? अब जैसे ही मैंने रिडम्पशन की एंट्री करनी चालू कर दी, क्या मैं बोलूं तुरंत मेरा सेक्शन 55 पिक्चर में आ जाएगा जो कहेगा सीआरआर बनाओ नॉमिनल वैल्यू माइनस फ्रेश इशू का। नॉमिनल वैल्यू 1,00,000 है, क्या मैंने कोई फ्रेश इशू करा है? नहीं सर, कोई भी फ्रेश इशू नहीं करा, तो मेरा सीआरआर बनना चाहिए 1,00,000 का। यस सर, बिल्कुल बनना चाहिए। चेक करिए दूसरी एंट्री, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1,00,000, 1,00,000। अब मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दी है 90% ऑफ द कॉस्ट पे। मेरे इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की खड़ी हुई है? मेरी इन्वेस्टमेंट 1,00,000 की खड़ी है, मैंने उसको 90,000 में बेच दिया, तो क्या मैं बोलूं 10,000 का लॉस हो गया? थर्ड एंट्री बननी चाहिए मेरी, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट 1,00,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहां मेरा लॉस है। अब मेरी चौथी एंट्री, मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दूंगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको इसी ऑर्डर में चलना है दोस्तों, ये इन्होंने ऑर्डर चेंज करा है, ये अपने हिसाब से किसी क्वेश्चन में कुछ करते हैं, किसी में कुछ करते हैं। अभी जो आपने सवाल देखा था उसमें प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री सबसे एंड में करी थी और इस क्वेश्चन में सबसे पहले कर दी। इनके हिसाब से मत चलना, अपना एक ऑर्डर फॉलो करिए जो मैंने आपको क्लास में सिखाया है। चौथी हो गई। अब भैया क्या मैं कहूं, जो 10,000 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो सेट ऑफ होगा कि नहीं होगा? तो उसको सेट ऑफ करा तो एंट्री कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000, 10,000। ये सिक्योरिटी प्रीमियम ले रहे हैं क्योंकि ध्यान से देखिए ये 2015 के सवाल हैं। अब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता, अब प्रॉफिट एंड लॉस होता है। हाँ जी भैया, तो मेरे सारी प्रेफरेंस शेयर की खत्म। अब वो कहता है भाई साहब बोनस इशू कर दिया 1 शेयर फॉर एवरी इक्विटी, तो क्या मैं कहूं 1:1 हो गया। मेरे पास में टोटल 1,00,000 की इक्विटी है तो उसको 1,00,000 का ही बोनस दे दिया और मेरे पास 1,00,000 का सीआरआर ऑलरेडी मौजूद है। बोनस के लिए सबसे पहले क्या यूज करते हैं जल्दी बताइए? बोनस के लिए सबसे पहले क्या यूज करते हैं? सर बोनस के लिए सबसे पहले यूज करते हैं सीआरआर। मेरे पास तो सीआरआर ही 1,00,000 का है, उसी से मेरा बोनस एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या मैं कहूं अगली एंट्री में करूंगा सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू और फिर बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आई बात समझ में कि नहीं आई भाइयों? जल्दी बताएंगे। अरे क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ जी, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। क्लियर है? यहां से आपको एक चीज समझने को मिल रही है कि भैया इंस्टीट्यूट का दिया हुआ ऑर्डर आपको फॉलो नहीं करना है। आपको केवल और केवल जो ऑर्डर फॉलो करना है वो करना है जो हमने क्लास में किया है। ठीक है? आपको नंबर ऑफ एंट्रीज चेक करनी है, आपको ऑर्डर ऑफ एंट्री चेक नहीं करनी। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल भी डन कर दिया। एक मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 4 को खत्म कर दिया हो। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 4 को खत्म कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पहले ही करा चुका हूं। आइए अब वो क्या कहता है इसको देखते हैं। पूरा का पूरा आपको यहां पर ये दे रखा है, 2 सवाल दे रखे हैं, दोनों सवालों को करते हैं। आइए दिमाग लगाते हैं, यहां पर कुछ बढ़िया चीज करने को मिलेगी। एक्सरसाइज में आ गए। कहता है सर मेरी बात को सुनो ध्यान से। मैंने कहा जी सुनाओ। कहता है जी बाबूजी आपको ए लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, ये उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ये उसकी इशूड शेयर कैपिटल है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या मैं बोलूं
रीवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होता, डेवलपमेंट रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होता, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होता जी। कहता है कंपनी वांटेड टू इशू बोनस शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 2 हेल्ड। ओ हो, वाह भाई वाह, क्या मैं कहूं, यहां तो 80,000 इक्विटी शेयर 7.5 कॉल्ड अप एंड पेड अप है। इसका मतलब ₹2.5 अभी मांगते हैं कि नहीं मांगते, क्योंकि बोनस के रूल्स क्या कहते थे कि बोनस हमेशा फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को दिया, इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा। तो क्या मैं बोलूं मेरी पहली एंट्री बननी चाहिए इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 इंटू 2.5 2 लाख और उसके बाद मेरी एंट्री बननी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख। क्या मैं बोलूं मेरे 2 लाख रुपए आ गए और अब ये जो मेरे शेयर्स थे ये मेरे शेयर्स फुल्ली पेड अप हो गए। अब मेरा ये 6 लाख नहीं, अब मेरा ये 8 लाख हो गया होगा, ठीक है। अब वो कहता है जी अब मैंने इसको बोनस दिया और बोनस दिया 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड। तो क्या मैं बोलूं अगर मैं यहां वर्किंग नोट बनाता हूं तो मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 80,000 हैं। अब अगर मैंने इनको बोनस देना है 1 फॉर एवरी 2, मतलब मैं 40,000 का इनको बोनस दूंगा। अगर मैं इनको 40,000 का बोनस देता हूं 10 रुपए के हिसाब से तो मुझे 4 लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए। और बोनस सबसे पहले दिया जाता है क्या, सबसे पहले यूज होगा CRR, फिर यूज होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर यूज होगा जर्नल रिजर्व, फिर यूज होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे चलता है कि नहीं चलता। अब चेक करते हैं यहां पर, क्या मैं कहूं मेरे पास CRR भी मौजूद है 1.5 लाख का, मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी मौजूद है 1.5 लाख का, तो 1.5 और 1.5 3 तो ये हो गए, और जर्नल रिजर्व से 1 लाख ले सकता हूं कि नहीं ले सकता, बताइए दोस्तों। भाई अपने को 4 लाख का बोनस देना है 1 फॉर एवरी 2, तो 4 लाख के लिए CRR 1.5 लाख का है, सिक्योरिटी प्रीमियम 1.5 लाख का हो गया, 3 लाख का जुगाड़ तो हो गया, तो 1 लाख जो बचा वो जनरल रिजर्व से लिया जाएगा। तो अब क्या मैं यहां थर्ड एंट्री कर सकता हूं कि नहीं, CRR अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 1,50,000। उसके बाद क्या मैं कहूं एंट्री कर सकता हूं मैं कौन सी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपए। क्या मैं कहूं फिर मैं एंट्री कर सकता हूं जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू बोनस इशू 4 लाख रुपए। और क्या मैं बोलूं फिर मैं एंट्री कर सकता हूं बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख और 4 लाख। बोलो इतनी बात समझ में आई सबको, बोलिए क्लियर होती है बात बिल्कुल। अब देखिए इस क्वेश्चन में फायदा क्या है, बैलेंस शीट बना के देखेंगे हम लोग। उसने क्या कहा था कि एंट्री करिए और एंट्री करने के बाद में बैलेंस शीट बनाइए। आइए ए लिमिटेड की बैलेंस शीट बनवाता हूं आपको। ए लिमिटेड की बैलेंस शीट आफ्टर बोनस इशू
ठीक है साहब, बनानी चालू करी। इधर देखते रहना सारे लोग यहां देखेंगे भाई, एवरीवन इधर देखिए। पर्टिकुलर्स नोट नंबर, मतलब आज की क्लास के बाद आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस बोनस का मिक्स आ जाए तो वो भी हो जाएगा, बैलेंस शीट आ जाए वो भी कर लोगे। इंटर के सवाल करें हमने आपके मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे। क्या मैं कहूं, मैंने लिखा यहां इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी और लायबिलिटी में मैंने लिखा यहां पर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में मैंने लिखा यहां पर शेयर कैपिटल। जब मैंने यहाँ शेयर कैपिटल लिखा मैंने डाल दिया नोट नंबर 1 और मैं यहाँ आ गया अपने नोट्स पे। नोट्स में पहला नंबर डाला मैंने शेयर कैपिटल का। क्या मैं कहूँ शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल दे रखी थी 1.5 लाख शेयर्स, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल दे रखी है मैंने 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये मेरा हो गया 15 लाख। अब बात आती है इशूड की, तो क्या मैं कह सकता हूँ 80,000 मेरे पहले थे और मैंने 40,000 का बोनस दे दिया तो मेरे टोटल 1,20,000 शेयर्स हो गए कि नहीं? बोलो बोलो, 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो मेरी 12 लाख रुपए की कैपिटल निकल के आएगी कि नहीं? जल्दी बताएंगे। क्या मैं कहूँ मेरी कैपिटल 12 लाख की निकल के आएगी, तो मैंने यहाँ अपनी शेयर कैपिटल में डाला 12 लाख। अगला पॉइंट किस चीज का आता है? क्या मैं बोलूं अगला पॉइंट आता है रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस बना मेरा नोट नंबर 2। जब मैं अपने नोट नंबर 2 पर गया रिजर्व एंड सरप्लस पे, तो क्या मैं कह सकता हूं रिजर्व एंड सरप्लस में पुराने रिजर्व में CRR था, खत्म हो गया होगा। प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व 20,000 का आएगा, प्लांट रिवैल्यूएशन 20,000 का आएगा। प्लांट रिवैल्यूएशन के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया होगा। डेवलपमेंट रिबेट 230 का आएगा, डेवलपमेंट रिबेट 2,30,000। डेवलपमेंट रिबेट के बाद इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी आएगा 250 का। इन्वेस्टमेंट अलाउंस 2,50,000 का आएगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस के बाद क्या मैं बोलूं जनरल रिजर्व से केवल 1 लाख यूज हुआ है, 2 लाख अभी भी बचा होगा कि नहीं? हाँ, तो जनरल रिजर्व से 2 लाख आएगा, तो 2 और 2 4 और 2 6, 6 80 और 20, टोटल 7 लाख हो गया कि नहीं हो गया भाई रिजर्व एंड सरप्लस? तो यहाँ पर 7 लाख लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यहाँ मेरा टोटल खत्म हो गया, तो मेरी बैलेंस शीट का यहाँ टोटल आ गया 19 लाख। अब अगर मैं एसेट्स की बात करता हूँ तो एसेट्स में मुझे कोई क्लासिफिकेशन नहीं दी हुई, यहाँ सेंड्री एसेट्स बोले हुए थे, तो मैंने भी फिर यहाँ पर सेंड्री एसेट्स लिख दिए 17 लाख के। और क्या मैं कहूँ करंट एसेट्स में मेरा कैश एंड कैश इक्वलेंट आ जाएगा, जो 2 लाख रुपए मुझे मिले थे, हाँ कि नहीं? 2 लाख मुझे मिले भी तो थे ना भाई, ये वाली एंट्री जब मैंने करी थी बैंक अकाउंट डेबिट वाली। तो बोलो मेरा टोटल 19 लाख आया कि नहीं आया? और मेरी बैलेंस शीट मैच हुई कि नहीं हुई? उसने आंसर में क्या बोला था? हिंट दिया था टोटल ऑफ बैलेंस शीट 19 लाख होगी। बोलो मैच करा कि नहीं करा दोस्तों? जल्दी बोलेंगे भाई।
क्लियर है क्या? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आज के सवाल से सबको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि बोनस इशू कैसे हुआ है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे हुई है और बैलेंस शीट कैसे हुई है। हाँ जी दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरे बेटा। ये दोस्तों हमारा बैच है भैया। जो लोग भी जून और सितंबर 2025 का सीए फाउंडेशन देना चाहते हैं, जो लोग भी जून 25 और सितंबर 25 का सीए फाउंडेशन देना चाहते हैं, बेटा आप लोगों के लिए बैच है संकल्प। इंटर में हमारा बैच धमाल मचाता है और फाउंडेशन में भी धमाल मचाता है। इस बार के भी जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हैं वो अकाउंट्स मुझसे ही पढ़ा है, उमंग पटेल। 20 नवंबर से ये बैच चालू हो रहा है। हमारे फाउंडेशन के टॉपर्स में इस बार के टॉपर जो उमंग पटेल हैं, ये भी 87 मार्क्स लेके आया है अकाउंटिंग में, मैंने ही पढ़ाया है। उसके बाद में दोस्त, अभी आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन फाउंडेशन पे 55% का ऑफ ले सकते हैं। आपको CANK10 लगाना होगा। CANK10 लगाइए, 55% का ऑफ लीजिए। UACA लगाइए, 55% का ऑफ लीजिए। दोस्तों ये नोट्स मैं आपको भेज रहा हूं। नोट्स भेजते ही आपका ये काम खत्म। कल से हम लोग इक्विटी शेयर इशू, फॉरफीचर और रीइशू चालू करेंगे। धन्यवाद।